Hello everyone, in this video we are going to see important news snippets from The Hindu dated 15th of June 2026. But before moving ahead, someone was asking that do we need to make notes from these? So answer is no, because कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका. न्यूज़ हमेशा अपडेट होती रहती है. सो इट्स बेटर कि जो आपको लगता है कि रेलिवेंट है, जैसे आईआर का कुछ क्वेश्चन आ जाता है वो रेलिवेंट रहता है. जैसे अब हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं ये मॉब लिंचिंग की, अब ये आप कहीं पे भी लिख दो तो ये रेलिवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई है, कल को कहीं और हो जाएगी. तो ये सिर्फ न्यूज़ है, इसमें हमें सिर्फ बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसमें ये इसको नहीं यूज़ करेंगे हम. तो नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस उस चीज़ों के नोट्स बनाओ जिन चीज़ों से आपको लगता है कि मुझे ये फ्यूचर में बेनिफिट होगा. सो इन्वेस्टमेंट उसमें करनी चाहिए ना, फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स देख के. चलो लेट्स स्टार्ट. GS2 से हम करेंगे, इसको रिलेट पॉलिटी से करेंगे, फेडरल से करेंगे. न्यूज़ क्या है, वेस्ट बंगाल में केरला मैन की मॉब लिंचिंग की गई है. अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, सोशल कोहेजन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है. कम्युनलिज्म में तो नहीं पड़ेगा, पर हम ये वाले कई बार हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो कम्युनलिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. कास्ट और रिलीजियस पे भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बट कई इंसिडेंट्स होते हैं. वल्नरेबल सेक्शंस और सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 14, 19, 21 गोल्डन ट्रायंगल, इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा. मॉब लिंचिंग होता क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है बाय अ ग्रुप, बाईपास कर देती है लीगल ट्रायल्स को. और ये ड्रिवन किससे होती है, बायस. कोई रूमर्स फैल गए, जैसे हमने देखा है काउ विजिलेंट्स, रूमर फैल गया, उन्होंने मार दिया, इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास केस लॉ आता है इससे रिलेटेड, दैट इज तहसीन एस पूनावाला केस 2018. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मॉब लिंचिंग है वो थ्रेट है रूल ऑफ लॉ पे. गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी जिसमें उन्होंने बोला था वी नीड टू एक्ट फॉर प्रिवेंटिव, रेमेडियल एंड प्यूनिटिव एक्शंस. 3 फोल्ड गाइडलाइंस उन्होंने प्रोवाइड की थी. तो अब हमें अगर इस आर्टिकल में से कुछ पिक करना है, हमें बेसिक पता होना चाहिए मॉब लिंचिंग क्या है, हमें ये पता होना चाहिए तहसीन एस पूनावाला केस क्या है अगर मॉब लिंचिंग के साथ हमने कुछ लिखना है. देन हमें एक और पता होना चाहिए BNS सेक्शन 103 में मॉब लिंचिंग को क्या बताया गया है, मर्डर बताया गया है, और इसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2, सोशल जस्टिस से रिलेट करेंगे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेट करेंगे. स्टेटस क्या है, NCRP 2024 के अकॉर्डिंग 70,000 केसेस आर रजिस्टर्ड अंडर POSCO एंड नियर अबाउट 70,000 आर चाइल्ड विक्टिम्स. लेकिन इसका कॉज क्या है, इश्यूज देखेंगे. सबसे पहला है स्ट्रेंजर डेंजर फैलेसी. पब्लिक परसेप्शन क्या है कि स्ट्रेंजर से दूर रहो, लेकिन पाया गया कि 90% ऑफ द केसेस इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स. ट्रस्टेड सर्कल में से ही होता है एक्यूज्ड. सेकेंड हमारे पास प्रॉब्लम है सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज की. माइग्रेंट, वर्किंग क्लास कम्युनिटीज जब किसी और शहर में जाती हैं तो ऐसे केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी सोशल नेट, सेफ्टी नेट नहीं होती और इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं होती. हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है, चाइल्ड सेंसिटिव है ही नहीं. हम फिर भी हम कह रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम लेकर आएंगे, लेकिन हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है. सिस्टमैटिक जुडिशियल बॉटलनेक्स है. नियर अबाउट 89% पेंडेंसी रेट है अंडर POSCO एक्ट. कन्विक्शन कितनी है, सिर्फ 3% से लेकर 30% तक. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन यूज दिस कीवर्ड इन योर आंसर्स रिलेटेड टू चाइल्ड. आप ये वाला आंसर ना कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वेमेन के साथ कर सकते हो आप यूज, एंड कोई भी वल्नरेबल सेक्शन के साथ ये वाला कीवर्ड जा सकता है. सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, एक तो विक्टिम है, दूसरा क्या होता है, सोशल स्टिग्मा जुड़ जाता है. ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पुलिसिंग मिसिंग है. मीडिया रिपोर्टिंग ऐसी होती है कि इंसान ऑलरेडी एक दुख से जा रहा है और उसको दूसरा दुख मीडिया पहुंचाती है. नेक्स्ट हमारे पास डेटा एंड पॉलिसी गैप्स. शॉर्टेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, बहुत लंबे देर की स्टडीज नहीं है ऑन ऑफेंडर्स. से क्या होगा कि इफेक्टिव हमें रिहेबिलिटेशन ही नहीं पता होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑफेंडर को ऑलरेडी आदत है ये चीज़ें करने की, तो उसके ऊपर हम फिर मेजर्स कैसे लेंगे. पुअर इवैल्यूएशन होगी और पॉलिसी फीडबैक भी पुअर ही रहेगा. फिर व्हाट इज नीडेड, सबसे पहले एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए. दूसरा, 1 डोर केस सेल्स होने चाहिए, एक ही जगह पे आपके पास हेल्थ के रिलेटेड भी हो, पुलिस भी हो, वहाँ पे लीगल सर्विसेज भी हो और चाइल्ड वेलफेयर भी हो, ताकि हर एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ना जाना पड़े अपने केस को लेके. और बाकी का आप ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिवर्स कर दो. रिवर्स कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पुलिसिंग की लैक है, तो आप लिख दो कि देयर इज अ नीड ऑफ ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पुलिसिंग. सोशल स्टिग्मा को आप अवेयरनेस जनरेट करो. देन मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइंस निकालो, डेटा को कलेक्ट करो, अच्छी स्टडीज करो. बस इसमें इतना ही था. इस आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, वेलफेयर स्कीम से रिलेट करेंगे. दिस आर्टिकल वाज अबाउट दैट 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है वो 6 साल से पहले की हो जाती है. ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है ताकि एक चाइल्ड जो है वो छोटे होते से ही इंटेलिजेंट हो जाए. सिंपल लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट क्या है,
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक फ्रेमवर्क निकाला था 2024 में, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन। उसके अंदर जो 3 कंपोनेंट्स निकाले थे, ये जो फ्रेमवर्क है ये मिशन पोषण के अंदर निकाला था। सबसे पहला उसका कंपोनेंट है नवचेतना, जिसमें बर्थ से लेके 3 इयर्स ऑफ एज तक आपको क्या होगा, अर्ली स्टिमुलेशन पे वर्क करेंगे, रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग पे करेंगे। आपने देखा होगा कि अब जैसे प्ले स्कूल्स होते हैं तो वही है नवचेतना, जो बहुत छोटे बच्चों को कैटर करते हैं, उनकी नीड्स को कैटर करते हैं, उनके साथ उन प्यार से बात करना, खेलना, ताकि उनकी एक अर्ली स्टिमुलेशन डेवलप हो। सेकेंड है आधारशिला, 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज। इसमें 48 वीक्स का एक प्लान होगा जिसमें वो बताएंगे कि कैसे कैसे इसकी डेवलपमेंट करनी है चाइल्ड की। देन वी हैव पोषण भी पढ़ाई भी, अबव 6 ईयर्स ऑफ एज, आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू हम इसको प्रमोट करते हैं ताकि हम मिड डे मील स्कीम्स भी दे सकें, साथ में पढ़ाई भी हो और न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस हो। और इसमें एक कंपोनेंट है अपस्किलिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। एंड वी हैव पोषण पखवाड़ा। व्हाट इज दैट? दिस इज अ कैंपेन, 15 डेज नेशन वाइड कैंपेन चलता है इनका, हर साल चलता है, 2018 से शुरू हुआ था, जिसमें अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिटी एक्शन के लिए अवेयरनेस होती है कि न्यूट्रिशन के ऊपर कैसे वर्क करना है। तो ये आर्टिकल वॉज अबाउट कि कैसे हमने अर्ली स्टिमुलेशन करनी है। अब आपको इसमें याद क्या करना है, इसमें आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इससे रिलेटेड जीपीएसपी कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS1 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट कर सकते हैं, GS2 एंड मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। द आर्टिकल वॉज टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड एंड भारत कनेक्शन। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की उन्होंने बात की है, कैसे हमारी सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल फाउंडेशन सेम है, हम बुद्धिज्म, हिंदू ट्रेडिशंस एंड रामायणा से हमारा लिंक है। फिर हमने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की कि कैसे हम थाईलैंड को पहले सियाम बोलते थे और वहाँ पे कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती थी। उसमें एक इंपॉर्टेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अर्लियर इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ओनली इन 1920s, बट उसका नाम कुछ और था। बट इन 1940s पे जाके ये दोबारा से इस्टेब्लिश की जाती है साउथ एशिया में। इसकी जो एक इंपॉर्टेंट समिट थी, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, जिसमें राज बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसी ऑर्गेनाइजेशन का मिलिट्री विंग वॉज INA अंडर कैप्टन मोहन सिंह। की पर्सनैलिटीज वर रिलेटेड टू साउथ एशिया। इसको यूज कैसे करना है जब आता है कि डायस्पोरा ने कैसे हेल्प की, तो वी यूजुअली टॉक अबाउट यूरोप से मैडम बिकाजी कामा एंड और भी अलग अलग हम बात करते हैं। हम साउथ एशिया से किसी की बात नहीं करते हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज इन। हम यूज करेंगे प्रफुल्ला कुमार सेन, उनकी बात करेंगे कि उन्होंने एक धर्म आश्रम 1939 में खोला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको कन्वर्ट कर दिया गया थाई भारत कल्चरल लॉज में, और ये अभी भी प्रेजेंट है। एनी एविडेंस फ्रॉम INA, वो कौन सा प्रेजेंट है? ये वाला प्रेजेंट है अभी भी। इससे क्या हुआ? सस्टेन हुआ डायस्पोरा नेटवर्क्स को। ठीक है। सेकेंडली एक और पर्सनालिटी है सरदार प्रीतम सिंह, जिन्होंने भी वर्क किया इंडिया के लिए वाइल ही वॉज इन आई थिंक थाईलैंड ओनली। देन सुभाष चंद्र बोस, हमें पता है उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उन्होंने बाहर से ही कैसे शुरू किया, साउथ एशिया से ही कैसे उन्होंने INA की कमांड संभाली, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज गवर्नमेंट जो उन्होंने लॉन्च की। इंपॉर्टेंस क्या है? हाईलाइट करता है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन एंटी कलोनियल स्ट्रगल्स। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम GS2 IR से लिंक करेंगे, इंडिया फ्रांस रिलेशंस, बिकॉज PM मोदी इज इन यूरोप राइट नाउ। तो उन्होंने क्या क्या फ्रांस के साथ डील की है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग। ये क्या करेगा? एड्रेस करेगा सप्लाई चेन रिजिलियंस को। फिर हमने बात की है कि हम फ्रांस के साथ बेसिकली हम डबल कर देंगे अपनी बायलैटरल ट्रेड इन 5 years। ये जो टारगेट्स है ना, ये हमने अलग अलग कंट्रीज के साथ किए। तो अगर हमें कुछ ऐसे यूरोप के साथ कुछ ओवरऑल क्वेश्चन आ जाता है तो हम फ्रांस का याद रख सकते हैं और लिख सकते हैं कि हमने फ्रांस के साथ डबल बायलैटरल ट्रेड की है। देन हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो रिसोर्सेज में हमने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर फोकस करेंगे, हम रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर करेंगे, और इधर भी हम सप्लाई चेन की बात करेंगे। देन एक और इंपॉर्टेंट है इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030। इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, जैसे AI गवर्नेंस वर्किंग ग्रुप बना दिया हमने। क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। इससे क्या होगा? अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को डेवलप करते हैं दोनों कंट्रीज में, तो असेस टू इन्वेस्टमेंट होगी, हमारे स्टार्टअप्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सीख कर सकते हैं, मेंटरशिप सीख कर सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो हैमर मिसाइल प्रोडक्शन इन इंडिया, हमने ये कुछ आर्टिकल भी डिस्कस किया था इसके रिलेटेड, राफेल के रिलेटेड, तो ये याद रखेंगे। देन स्पेस की बात करते हैं तो जॉइंट स्पेस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन होगी। जब हम क्लीन एनर्जी की बात करेंगे तो हम कोलैबोरेशन में एक एग्जांपल याद रखेंगे, दैट इज जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन रत्नागिरी महाराष्ट्र, विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय बोथ इंडिया एंड फ्रांस इन कोलैबोरेटिव एफर्ट।
नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2 इंडियन डायस्पोरा से रिलेट करेंगे। कैन इंडिया प्रोटेक्ट इट्स सी फेरर्स इन गल्फ? क्या अपने सी फेरर्स जो हमने अभी देखे रिसेंटली जो वेसल्स के ऊपर अटैक हुए हैं, क्या हम उनके लिए आवाज़ उठा सकती है इंडिया? तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टेटस क्या है राइट नाउ? 3.5 लाख इंडियन सी फेरर्स जो वर्क कर रही हैं मर्चेंट शिप्स के ऊपर वर्ल्ड वाइड। इशू कहाँ पे आ जाता है? वाई इंडिया डायरेक्टली नहीं कर सकता? क्योंकि इशू आता है फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। शिप्स क्या करती हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि हमें टैक्स, जिस कंट्री में टैक्स रेट्स बहुत कम होंगे, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, लोअर कंप्लायंस होगी, वहाँ पे शिपिंग कंपनीज अपने आप को रजिस्टर कराती हैं। तो इससे क्या होगा? अगर वो किसी और कंट्री में रजिस्टर कराएंगे तो वो उस कंट्री की शिप होगी, चाहे वो इंडियंस ने रजिस्टर कराया। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है? इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड ओवर फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स। अगर आपकी वेसल ही किसी और कंट्री का है तो इंडिया उसमें इंटरवेन नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया प्रेशर बिल्ड कर सकती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को फेयर रहने के लिए बोल सकती है। वी हैव इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कोई भी एनफोर्समेंट पावर नहीं है टू प्रिवेंट और रेमेडी प्रोवाइड करनी फॉर दीज अटैक्स। देन व्हाट इंडिया कैन डू इज ओनली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू प्रेशर बिल्ड करना या ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करना, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन संकल्प एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। हमारे पास आर्टिकल आता है GS3 से, इकोनॉमिक्स से रिलेट करेंगे हम। IBC कोड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। इशू क्या है? नॉर्मली इंडिया में इशू है चक्रवायु चैलेंज। यहाँ पे काम करना बहुत ईजी है, ईजी एंट्री है, हम बहुत फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ आके अपनी कंपनी खोलो, लेकिन यहाँ से एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको बोलते हैं हम चक्रवायु चैलेंज। सॉल्यूशन क्या निकाला गवर्नमेंट ने? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसमें क्रेडिटर जो पैसे दे रहा है वो स्टार्ट कर सकता है ये प्रोसेस को। वैसे तो दोनों ही कर सकते हैं, डेटर भी कर सकता है, क्रेडिटर भी कर सकता है, ठीक है। एम क्या करता है? टाइम बाउंड मैनर में हमने ये रेजोल्यूशन करनी है। रिसेंटली अभी हमने इसमें अमेंडमेंट कर दिया है 2026 IBC अमेंडमेंट, जिसमें हमने क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस निकाला है। ये प्रोसेस हर किसी को नहीं मिलेगा, मतलब ये प्रोसेस के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइप का क्रेडिटर होना पड़ेगा, तभी आप इसको असेस कर सकते हो कि कौन से मॉडल पे वर्क करेगा। डेटर इन पोजेशन, क्रेडिटर इन कंट्रोल। डेटर जिसने पैसे लिए हैं, इन पोसेशन, पोसेशन उसकी रहेगी, कंपनी उसकी रहेगी। क्रेडिटर जिसने पैसे दिए हैं, इन कंट्रोल, वो कंट्रोल कर सकता है। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें एक रेफरेंस दिया उन्होंने, विदर्भा इंडस्ट्रीज जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला कि जहाँ पे जब हम इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें लिखा था कि एजुकेटिंग अथॉरिटी कर सकती है, एडमिट करना चाहे उसकी मर्जी है, अगर वो करना चाहती है IBC को इनिशिएट करना चाहती है तो ठीक है, नहीं करना चाहती तो नहीं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यू नीड टू एक्सेप्ट। जब भी कोई डिफॉल्ट करेगा, डिफॉल्ट एप्लीकेशन अगर आपकी सबमिट की गई है तो आपको वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। मे वाला प्रोविजन जो है वो हटा दिया है। अब मस्ट डिसाइड कितने देर में डिसाइड करना पड़ेगा, पहले था मे डिसाइड, बट अब मस्ट उसको डिसाइड करना पड़ेगा विद इन 14 डेज। अब हम इसका वर्क देखते हैं कि ये प्रोसेस वर्क करता कैसे है। जैसे कि क्रेडिटर ने अगर बोल दिया कि मुझे इस कंपनी के ऊपर IBC कोड को इनिशिएट करना है, तो क्रेडिटर के पास एक राइट है कि वो पहले ही इनिशिएट करा देगा, ताकि वो जो डेटर की कंपनी है वो ज्यादा लॉस में ना चल जाए। इससे तो अगर वो ज्यादा लॉस में चल जाएगी, इससे क्रेडिटर को और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके पैसे डूब रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो बोलेगा कंपनी को कि तुम अपनी पोसेशन रखो, तुम अपना मैनेजमेंट रखो, तुम जो मर्जी करो, लेकिन एक रेजोल्यूशन स्पेशलिस्ट को बिठा दिया जाएगा जो सुपरवाइज करेंगे कि कैसे ये वर्क कर रही है कंपनी, कहीं ये गलत डिसीजंस तो नहीं ले रही है। रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी देखी जाएगी। इसका एम क्या है? स्पीडी प्रोसीजर्स होने चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। जल्दी हमें अगर पता चल जाएगा ना कि अगर ये होने वाली है, बैंकक्रप्ट होने वाली है, तो हम इससे क्या होगा कि हम बच सकेंगे, ज्यादा लॉस से बच सकेंगे, ठीक है। कौन स्टार्ट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड डेटर स्टार्ट कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल क्रेडिटर्स इसको नहीं कर सकते यूज, क्योंकि हमने नोटिफाई कर दिया है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो स्मॉलर क्रेडिटर्स की बात कहाँ सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का खनन हो रहा है। नेक्स्ट उन्होंने कंपेयर किया US एंड UK से, जिसमें उन्होंने बोला कि जैसे यहाँ पे नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हर कोई कर सकता है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई हुई क्रेडिटर के ऊपर या कुछ भी। तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो ब्रॉडर है और इंडिया की पार्टिसिपेशन नैरोअर है। आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। A rapid decline in inflation appears unlikely even if the war ends, कि यहाँ पे इंडिया में इन्फ्लेशन एकदम से नीचे नहीं जाने वाली है चाहे वॉर भी खत्म हो जाए। हमने अभी रिसेंटली देखा था रिटेल इन्फ्लेशन कितनी थी, 3.93% इन मई, एंड फूड इन्फ्लेशन कितनी थी, 4.7
8%। अब ये चीज़ नहीं याद रखनी है क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, बस इतना याद रखना है कि हमारी एक तो लिमिट के अंदर है 4% ±2, एंड दूसरी चीज़ ये बढ़ रही है। कुछ की कंसेप्ट्स की बात की उन्होंने। होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये मेरी फैक्ट्री है, ये मार्केट है, मैंने अपने गुड्स को यहाँ पे भेजा, होलसेलर हूँ मैं, यहाँ पे क्या प्राइस पड़ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स उसको नोट करेगा। इससे क्या है कि हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें टैक्सेस कितने लगे, क्या हुआ, इनिशियली मुझे बनाने में कितनी कॉस्ट पड़ी, ये नहीं पता लग रहा। ये कुछ इन्फ्लेटेड कॉस्ट भी हो सकती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम शिफ्ट करेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। फैक्ट्री के गेट के ऊपर देखो कि कितना प्राइस पड़ रहा है। फिर कोर इन्फ्लेशन की बात की गई। अभी जब भी हम कोई भी इन्फ्लेशन देखते हैं कि इंडिया में महंगाई का दर इतना हो गया, दैट इज हेडलाइन। हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में से जब हम फ्यूल एंड फूड का प्राइस माइनस कर देते हैं तो आ जाती है कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS3। इकोनॉमी से रिलेट करेंगे, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। आई फॉरगॉट कि यहाँ पे 2026 का PYQ लगाना चाहिए था। ड्रॉप शिपिंग है क्या? कस्टमर ने ऑर्डर किया सेलर को, सेलर ने आगे ऑर्डर दे दिया सप्लायर को। अब सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पहुंचा देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेलर हूँ, आप कस्टमर हो, और मेरा कोई सप्लायर है, मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो। मैंने आपका ऑर्डर रिसीव किया और सेलर को भेज दिया, और सेलर ने आपको भेज दिया। मैं क्या प्रोवाइड करूंगी? मैं सिर्फ आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। ऐसे वर्क करता है ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें इश्यूज क्या है? इश्यूज ये हैं, मेरे पास कोई भी सप्लाई चेन है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। आपने मुझे भेजा, मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी भेज दूं। आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, क्या वो ओरिजिनल आ भी रहा है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। मे बी मेरी वेबसाइट जिससे आप ऑर्डर कर रहे हो वो एक फ्रॉड हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो फ्रॉड है? डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। ठीक है। आर्टिकल इज फ्रॉम GS3, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। वी हैव ऑलरेडी सीन कुछ दिन पहले, बस उसमें हम एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। AI टेक्नोलॉजी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज करने जा रहे हैं ओडिशा में। किसके लिए? क्रोकोडाइल्स के लिए। ओडिशा के पास ऑलरेडी एक अमृता AI एलिफेंट डिटेक्शन सिस्टम है। वैसे ही उन लाइंस के ऊपर हम क्रोकोडाइल के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि क्रोकोडाइल के साथ भी बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं नियर आई थिंक बीतरकनिका नेशनल पार्क के पास। तो CSIR स्मार्ट विलेज प्रोग्राम लॉन्च करेगा ओडिशा में, जिसमें क्रोकोडाइल के बारे में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अलर्ट सिस्टम्स लगाए जाएंगे एंड वार्न किया जाएगा विलेजर्स अबाउट क्रोकोडाइल प्रेजेंस। न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।